नमस्कार। स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। और आज हम स्पेशली रीट पात्रता परीक्षा की चर्चा को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और थोड़ा सा समय है लेकिन कुछ जानकारियाँ बहुत विशेष है, तो उन जानकारियों को आप तक पहुँचाने के लिए ये सेशन रखा है। और काफ़ी समय से बच्चे एक ही बात बोल रहे थे कि सर रीट पर भी एक पूरा वीडियो बनाया जाए, जिससे जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिले। देखो, आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित है ये पेपर। और इससे पूर्व भी अगर हम बात करें कि इससे पूर्व कब कब हुई है, तो आप जानते हैं कि पहले 2011, 2012 और 2013, ये जो है ना, 2011, 12 और 13, तो ये तीन जो सत्र लिखे हैं, इस समय टेट एग्ज़ाम होता था। और अभी एक चर्चा में भी है कि जो राजस्थान के जो ग्रेड 3 के या फिर जो भी टीचर्स हैं, अगर उन्होंने टेट क्लियर नहीं की तो उनके आगे काफ़ी मुसीबतें हो सकती है। तो उनके लिए भी टेट ज़रूरी होगी नहीं होगी, वो आगे क्या फैसला है। बाकी अभी तक तो यही लग रहा है कि टीचर्स, अगर आप टीचर टैग है आपके पास, तो आपका टेट क्लियर होनी आवश्यक है। और चूंकि एक चीज़ ये और भी है कि पात्रता परीक्षा जब होती है तो उसमें आयु सीमा जो है वो लागू नहीं होती है। आयु सीमा लागू नहीं होती पात्रता परीक्षा में, कभी आयु सीमा लागू नहीं होगी। जैसे अभी सेट पात्रता परीक्षा है, नेट पात्रता परीक्षा है ना। तो यहां पर आप आयु सीमा को लेकर न घबराएं। उसके बाद में जितनी भी बार में जो ये परीक्षा हुई है, चाहे वो 2015 हो, 17 हो, या फिर 21, 22 या 24 हो, है ना। 2015, 2017, 2021, 2024, इन सत्र में जो परीक्षा हुई है वो रीट नाम से जानी गई है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। ठीक है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, है ना। 2022 भी है, ठीक है। तो ये पात्रता परीक्षा का समय रहा है। और पिछली जो वैकेंसी है उसमें सीट्स मुख्य परीक्षा में बहुत कम आई थी। और जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी बहुत बच्चे क्लियर नहीं हो पाए थे। रीजन क्या होता है कि हमने पात्रता परीक्षा को बहुत हल्के में ले लिया। यह हमारा एक सबसे बड़ा रीजन है। पात्रता परीक्षा को हल्के में लेना आपकी मूर्खता साबित हो सकती है। अगर हम बात करें रीट 2026 में, जो ये 2026 में पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है, लगभग आप यूं मान लीजिए, लगभग नहीं बल्कि मैं 100% कहूंगा कि जुलाई में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वैसे भी सेकेंड ग्रेड एग्जाम को लेकर, और इस बार तो अभी अखबार में आया था कि सेकेंड ग्रेड में लगभग शायद 16 लाख के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सेकेंड ग्रेड का एग्जाम देंगे, क्योंकि होगा ही होगा ना। फर्स्ट ग्रेड के प्रति जो रुझान है बच्चों का थोड़ा सा कम हुआ। अभी बीएड का देख लीजिए आप, बीएड में भी बच्चों का रुझान कम हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर बन रहे हैं उस हिसाब से एक वर्ग जो चलते फिरते कहता था चलो अध्यापक बन जाते हैं, अध्यापक बनना तो बहुत सरल कार्य है। देखिए, इतना भी सरल कार्य नहीं है कि आप एकदम मतलब मुंह उठा के आए और आप अध्यापक बन जाएं। ये कोई खाला का घर नहीं है जो आप हर कोई। तो वो जो वर्ग था ना, वो वर्ग अब फॉर्म भरना भी छोड़ चुका है। उसे पता है ये पेपर बिना 8-10 घंटे की पढ़ाई के हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वही था कि घर में बैठे क्या कर रहे हैं, बोला वो कहते हैं ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो बीएड कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है। अब वो वर्ग जो है वो बीएड से भी साइड हट चुका है। तो अब अध्यापक बनना एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने जैसा है। अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप इस पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित है। नोटिफिकेशन जुलाई माह में आ जाएगा। और अगस्त माह में अगर मैं फॉर्म की बात करूं, फॉर्म भरने
का समय ये संभावना है कि अगस्त माह के आसपास फॉर्म भरेंगे। और अगर ये पात्रता परीक्षा होगी, परीक्षा समय सर क्या रह सकता है, ये पात्रता परीक्षा कब होगी? अगर इसका संभावित समय देखें कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद विद इन 2 मंथ, है ना, 2 महीनों के भीतर भीतर, अब मैं इसे आप यूं कह सकता हूं, आप इसे अक्टूबर नवंबर ना देकर मैं कहूंगा दीपावली के आसपास का जो समय है, अब आप इसे चाहे अक्टूबर या नवंबर बोल दो, ये वो समय होगा जब आरपीएससी अपने अकॉर्डिंग, नवंबर में इसलिए नहीं बोलूंगा, नवंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय बदल चुका है। और करवा कौन रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कौन करवा रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो या तो आप इसे यूं मान लीजिए कि या तो पेपर होगा अक्टूबर माह में, और या नवंबर ना होकर फिर किस माह में हो सकता है? दिसंबर माह में होगा, क्योंकि दिसंबर माह में आरपीएससी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास कोई बोर्ड एग्जाम वगैरह नहीं है, तो ज्यादा चांसेस इसके दिसंबर माह में ही नजर आ रहे हैं। तो आपको परीक्षा में कितना समय शेष मिलेगा? आपको परीक्षा में लगभग 3 माह का समय ऑलमोस्ट तैयारी करने के लिए, अधिक से अधिक 3 माह का समय मिल सकता है। 3 माह में आपको तैयारी करनी है। 3 माह में आप तैयारी करते हो तो आप सभी जानते हैं कि रीट में सबसे ज्यादा जो इंतजार करने वाले बच्चे हैं ना, वो हैं, आप सभी जानते हैं, लेवल फर्स्ट वाले, लेवल फर्स्ट, और उसके बाद में है लेवल सेकंड। अब चूंकि सर सीट्स कितनी आएगी, एक प्रश्न उठता है, मुझे बताओ पात्रता परीक्षा में भी क्या सीट्स होती है? पात्रता परीक्षा में तो कोई सीट्स नहीं है। मुख्य परीक्षा में सीट्स पूछने वाले बच्चों से यही कहूंगा, पहला, आप जब सामने पड़े लक्ष्य को छोड़कर जब आगे वाले लक्ष्य पर नजर रखते हैं और सामने वाले को इग्नोर करते हैं, ये समझदारी नहीं है। फिलहाल आपके लिए जो जरूरी है कि पात्रता परीक्षा को न केवल क्वालिफाई करें, क्योंकि देखो रूल्स बदलते रहे हैं, न केवल क्वालिफाई करें बल्कि अच्छे मार्क्स से। सर क्या हो जाएगा अगर हम इस रीट पात्रता परीक्षा में जैसे 150 में से अगर हम मान लो 135 सही कर लें, और वहीं एक स्टूडेंट है वो मान लो 92 कर ले, तो सर क्या फर्क रह गया? फर्क यह रहता है कि इस बंदे का जो आत्मविश्वास होगा कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो उसका फाइनल सिलेक्शन, वो आत्मविश्वास ही उसका जो मुख्य परीक्षा में जो है अंतिम चयन करवाता है। और ये जो 92 से क्लियर कर रखा है ना, इस बच्चे का आत्मविश्वास नहीं होगा, बल्कि ये सोचेगा क्वालिफाई तो गया, अब पढ़ना पड़ेगा। बहुत अंतर होता है। कैसा नहीं अंतर होता है? पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला, या एक 90% वाला और 60% वाला कभी बराबर नहीं हो सकता, अंतर रहता है। तो आप इसमें लेवल फर्स्ट और लेवल फर्स्ट जो हैं वो 1 से 5 कक्षा तक के अध्यापक बनेंगे निश्चित रूप से, और लेवल 2 जो हैं वो 6 से 8 कक्षा तक के अध्यापक बनेंगे, आप सभी जानते हैं। लेवल फर्स्ट ये कौन है? वही हैं जो बीएसटीसी करके आएंगे, और ये कौन है? जो बीएड करके आएंगे। तो अंतर तो है ही ना इनका। क्यों कर रहे हैं? आजकल एक बहुत बड़ा वर्ग जिन्होंने बीएड कर रखी है वो भी चाहते हैं कि हम टाइम पड़ा है बीएसटीसी कर लें। क्यों? क्योंकि सीटें बहुत आती है। जब 20,000 सीट आती है तो एक तरफ 10,000 होती है एक साइड की, और वहीं दूसरी तरफ जब 10,000 आती है तो वो फिर 5-6 सब्जेक्ट में बंट जाती है। तो 2-2,000, 3-3,000, 1,500, 1,800 यूं सीटें बंट जाती है। तो यहां पे एक सीधी मेरिट बनती है, एक 10,000 स्टूडेंट की एकल, तो उसमें संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें संदेह नहीं है। मेरिट कम जाती है और यहां मेरिट हाई जाने के चांसेस रहते हैं, सीट्स कम आए तो। 15,000 भी सीट आती है तो एक तरफ 7,000 की मेरिट बनती है और एक तरफ सीट्स बढ़ जाती है, इससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन यहां पर रहता है अरे 7,000 सीटें हैं, इसमें तो हम लग ही जाएंगे। तो यही, और इसी को देखते हुए बीएसटीसी करने वालों की संख्या भी अब कम नहीं रही है। पिछली बार आप देख लीजिए इसका रिकॉर्ड, अभी कट ऑफ आपको पता चलिए 2 गुना वाली कट ऑफ आपने देखी होगी। तो रीट को लेकर आप थोड़ा सा सिंसियर रहें कि पात्रता परीक्षा है, हमें पात्रता परीक्षा करनी। अब इनमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं? देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ा सा ढंग से बात करें, तो चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, इसमें सबसे पहले जो कॉमन है ना, कॉमन सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक तो कॉमन सब्जेक्ट होता है मनोविज्ञान। मेरे हिसाब से रेड कलर दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। कॉमन सब्जेक्ट देखो मनोविज्ञान।
मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट आपके दोनों ही जो है उसमें कॉमन रहेगा, मनोविज्ञान। इसके अलावा आपके जो है हिंदी, या फिर इसे मैं यूं लिखूं कि भाषा जो फर्स्ट है, वो चाहे आप हिंदी लेवें, चाहे इंग्लिश लेवें, चाहे संस्कृत लेवें। तीसरा आपके भाषा सेकंड जो है, वो चाहे आप हिंदी चुने, चाहे इंग्लिश चुने, चाहे संस्कृत चुने। ये 90 क्वेश्चन हर बच्चे के सेम होते हैं, लेकिन फिर भी न जाने बच्चे, स्पेशली बीएससीसी के बच्चों की बात करूं, वो बच्चे कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं कि ये लेवल फर्स्ट में काम आएगा क्या, ये लेवल फर्स्ट में काम आएगा, ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, सिलेबस को अपने हाथ से, चारों सब्जेक्ट को अलग अलग हाथ से लिखो व्हाइट पेज पे, और फिर उन चारों सब्जेक्ट को दीवार पे जहां पढ़ रहे हो चिपकाओ। आपने कभी यूपीएससी तैयारी करने वाले, और आजकल तो आरपीएससी की या जो भी तैयारी कर रहा है, वो बच्चा एक अपने घर के अंदर रूम वगैरह, टेबल वगैरह सेट रखता है, वहीं सारी किताबें, वहीं कुछ जो भी चिट चिपकानी हो। तो आज तो बहुत सुविधाएं हो गई है, तो सिलेबस को अपने हाथों से लिख के आप टांगिए, ये बहुत जरूरी होता है। फिर जो चौथा पार्ट, वो लेवल फर्स्ट में क्या रहता है? लेवल फर्स्ट में आपके जो पर्यावरण, मुख्य रूप से क्या रहता है? पर्यावरण का खेल रहेगा। जबकि लेवल सेकंड जो रहेगा, उसमें जिसे हम बोलते हैं एसएसटी से संबंधित जो मैटर है, जो पर्यावरण है, चाहे मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है, आप ये भी ध्यान रखें, है ना। मैथ्स में लिख देता हूं, अब सामाजिक कह दो चाहे इसे जीके कह दो, वही बात है तो चीज तो वही है। तो ये 60 क्वेश्चन जो हैं, आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अलग रहेंगे, फर्स्ट के अलग रहेंगे, सेकंड के अलग रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 90 क्वेश्चन जब आपके सेम चलते हैं, तो फिर हम तैयारी के लिए क्यों भटकते हैं? अगर हम इन 90 क्वेश्चंस की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करें, तो हमारा पेपर क्वालिफाई हो सकता है। आप सभी जानते, मनोविज्ञान में अगर मैं बात करूं, फ्रेशर बच्चों के सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं ना, उनके सबसे ज्यादा परेशानी होती है। फ्रेशर बच्चों को क्या करना चाहिए? फ्रेशर बच्चों को देखो, 11th और 12th आप किताब, 11th और 12th में एक मनोविज्ञान की किताब लगती है, 11th और, है ना, मनोविज्ञान की बुक लगती है। मैं कह दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं हमेशा तारीफ ही करता हूं मनोविज्ञान में जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी, लेकिन फिलहाल मैं फ्रेशर बच्चों की बात करूं, तो फ्रेशर बच्चे क्या करते हैं, कई बार मोटी किताबें उठा लेते हैं, भारी भरकम किताबें, और उनको मनोविज्ञान समझ नहीं आती। अब वो इस चक्कर में क्या करते हैं कि भटकते रहते हैं, कोई गलत जगह जाके जो है पैसे लगा देते हैं। ऐसा मत करो। सबसे पहले आप लोगों को 11th-12th वाली मनोविज्ञान की किताब मिले तो ठीक है, वरना फोटोकॉपी करवाओ, लेकिन उन किताबों को लाओ और सबसे पहले अपना बेस मजबूत करो। जब आप इन किताबों के आधार पर अपना बेस मजबूत करेंगे, तो फिर आपको किसी भी टीचर से मनोविज्ञान जब पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसान लगेगी और मनोविज्ञान में इंटरेस्ट भी आएगा। चाहे आप थॉर्नडाइक पढ़ोगे, गिलबर्ट पढ़ोगे, स्किनर पढ़ोगे, या फिर XYZ जो भी पढ़ोगे, विलियम जेम्स पढ़ोगे, चाहे फ्राइड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको सब अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप बेस मजबूत नहीं करोगे, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी। स्पेशली चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, मैं आपसे यही कहूंगा, बेस मजबूत अगर करना है तो आपको 11th-12th की मनोविज्ञान किताब पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद में मान लो हम बात करते हैं भाषा फर्स्ट, ऑलमोस्ट भाषा फर्स्ट। चलो हम एक बार बात कर लेते हैं हिंदी की, वो आगे का मैटर है कि आप सेकंड में चुनते हैं फर्स्ट में। हिंदी के बारे में आपको सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पात्रता परीक्षा की, ध्यान रखना इस चीज का, मैं बात पात्रता परीक्षा की कर रहा हूं विशेष रूप से। तो रचना प्रबोध की जो किताब है, देखो आप इस चीज को समझो कि पेपर कौन बना रहा है रीट पात्रता का? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या अपनी किताबें छोड़ के किसी फलाने टीचर या फिर किसी फलाने प्लेटफॉर्म से पेपर बनाएगा क्या? नहीं, वो फलाने टीचर या फलाने से पेपर नहीं बनाएगा, बल्कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर पेपर बना रहा है तो वो अपनी ही किताबों से पेपर बनाएगा। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए रचना प्रबोध पढ़ो। हालांकि अपने YouTube पर जो है, मैं कोई प्रचार नहीं करा, बल्कि हिंदी का जो एक व्याकरण का स्पेशल रूप से, चाहे आपके लेवल फर्स्ट के हो, सेकंड, हमने एनडीसी हिंदी हब नाम से जो चैनल है, उस पर कबीरा बैच चला रखा, बहुत गजब बैच है, और आप निश्चिंत हो जाएं, उससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला।
आप व्याकरण के वो 30 क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाले। हमारे पूर्व भी ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने हिंदी में 30/30, 30/29, 30/30, 30/29 बहुत जनों ने किए हैं। तो आप उसे अच्छे से पढ़े, रचना प्रबोध पढ़ते रहें। दूसरी बात करें, अब चाहे आप यहां पर इंग्लिश चुनो या संस्कृत। अब देखो यूं होता है कि अधिकांश बच्चे तो संस्कृत ही चुनते हैं, है ना, क्योंकि हम ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश अपना थोड़ा सा हाथ तंग रहता है, तो हम थोड़ा संस्कृत चुनते हैं। अब संस्कृत चुनते हैं लेकिन संस्कृत में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वैसे हिंदी से मैच करती है इसलिए संस्कृत चुन लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन हम लोग इस बार यही विचार कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश और संस्कृत में जो बच्चे हैं उनकी यही थे कि सर कोई टीचर दो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई अच्छे टीचर मिले तो इंग्लिश के तो 100% हम इस बार एक नए टीचर से आपको मिलाएंगे, जो आगे आने वाले समय में आपको रीट इंग्लिश में मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा सके, सेकेंड की तैयारी करवा सके। तो इंग्लिश के टीचर को हम जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं। साथ में संस्कृत के टीचर की भी तलाश जारी है, बहुत कोई अच्छे टीचर अगर हमें मिले तो निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से जो भी मैं जोड़ूंगा ऐसा ही टीचर जो लेटेस्ट में कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लगा है, युवा टीचर है, कंपटीशन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आज से 15 सालों से जो पहले के टीचर हैं वो टीचर, मैं ये नहीं कहता वो अनुभवी हैं, उनका अनुभव हमसे बहुत आगे है, लेकिन जो एक फ्रेशर जो जोश होगा वो आपको रोज कुछ नई चीज बता पाएगा, रोज नई चीज की प्रैक्टिस कर पाएगा, रोज नई चीज जो है यूं कहते हैं आपकी बाधाएं जो होगी, प्रॉब्लम्स होगी, उनका सॉल्यूशन दे पाएगा। इसलिए उसकी तलाश जारी है। फिर बात आती है, मैं लेवल फर्स्ट की बात करूं तो उनमें पर्यावरण और एक है मैथ्स, है ना, मैथ्स। तो देखो मैथ्स के टीचर के लिए भी जो है लेवल फर्स्ट की मैथ्स के लिए हम निश्चित रूप से आपको एक बढ़िया टीचर जरूर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करें पर्यावरण, उसके लिए भी आपको हम शिव सर जैसे अच्छे टीचर को आपको देंगे, क्योंकि शिव सर बीएससी बैकग्राउंड से होने के कारण, हमें कल ही पता चला कि बीएससी बैकग्राउंड के होने के कारण उन्होंने बोला सर इस बार पर्यावरण मैं करवाऊंगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि शिव सर जैसे पर्यावरण में और प्लस मैथ्स में हम एक टीचर आपको जरूर देंगे। तो लेवल फर्स्ट में 30 क्वेश्चन जो आते हैं पर्यावरण के और मैथ्स के, वो भी आपके घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात करें अगर लेवल सेकंड में जो एसएसटी हैं, तो लेवल सेकंड में एसएसटी के अंदर जो सर हम क्या पढ़ें, तो एसएसटी में देखो वैसे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जो 6 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जो आपके 6 से 10 तक की किताबें हैं, आप उन किताबों को एक बार उठाओ। उन किताबों में आपके सिलेबस जो है रीट पात्रता का, उन सिलेबस के टॉपिक्स को उन किताबों में सर्च कीजिए कि हाँ ये टॉपिक 6ठी की किताब में, ये टॉपिक 8वीं किताब में, ये 7वीं किताब में है। और फिर उन टॉपिक्स को आप जो है चाहे फोटोकॉपी करवाओ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, उनको एक्साइज कर लो और फिर आप उनको पढ़ना स्टार्ट करो। अब एसएसटी के अंदर स्पेशल रूप से ऋचा मैडम है, पॉलिटी वगैरह को लेकर, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, है ना। इसके अलावा जो हिस्ट्री को लेकर जो है अपने शिव सर हैं हिस्ट्री के, और इसके अलावा जो अपनी राजस्थान भूगोल वगैरह है है ना, इनको लेकर अपने अजय सर हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट होने वाला है आपके साथ कि इस बार लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की पात्रता परीक्षा में हजारों सिलेक्शन में एनडीसी प्लेटफॉर्म का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि हम हर लेवल का टीचर आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। तो ये आपके पात्रता परीक्षा को लेकर। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारी पात्रता पहले से क्लियर है ना, और एक वो है जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, और एक वो है जो जिनकी पात्रता क्लियर है। अब ऐसे में मैं यही कहूंगा कि देखो जिनकी पात्रता क्लियर है, फिलहाल उनके पास जुलाई से लेकर दिसंबर तक उनके पास कोई एग्जाम नहीं है। ऐसे में अब वो क्या करेगा, अगर वो बच्चा लेवल फर्स्ट का है, किसका है, लेवल फर्स्ट का, तो मैं उसे कहूंगा कि भाई ये 6 महीने बर्बाद करने की बजाय सीधा सीईटी का सिलेबस निकाल और सीईटी क्लियर कर। कल को कोई और अच्छी वैकेंसी आ गई, किसी में अच्छी सीट्स आ गई, है ना, कांस्टेबल है, जो पटवारी है, ग्राम, तो जो भी अच्छी वैकेंसी आई, तो अगर एलडीसी जैसी वैकेंसी एक बार फिर बड़ी वैकेंसी आ गई, तो भैया मैं कहता हूं जिंदगी बन जाएगी नंबर 1। अगर वो स्टूडेंट लेवल सेकंड का है तो मैं उसे एक ही बात कहूंगा, लेवल सेकंड का इसका मतलब उसने बीएड कर रखी है, तो मैं उसे कहूंगा अपनी तैयारी सेट की ओर मोड़ दे, वरना सेट की ओर मोड़ दे।
अगर लेवल सेकंड के किसी बच्चे की रीट पात्रता पहले से क्लियर है तो जुलाई से दिसंबर तक समय बर्बाद करने से अच्छा है या तो तुम सेट की ओर मुड़ जाओ या फिर तुम सेट की ओर मुड़ जाओ। बोलने में ऐसा लग रहा है यमक अलंकार है, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है। बात समझ आ रही है मेरी? तो समय बर्बाद ना करें, सेट कीजिए ताकि दिसंबर में आपको नेट भी मिलेगी। और अगर आप सीईटी की ओर हो तो आप सीईटी की ओर अच्छी तैयारी करें। लेकिन जो मुख्य परीक्षा है, जो आपके मुख्य परीक्षा है, वो आप मान के चले 2027 से पहले नहीं है। तो सर हम अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता भाई। कौन कर पाया है? मारवाड़ी में कहावत है कि बिना बाजे पग उठे कोनी। बाजे बिना पग उठे कोनी। जब सामने वैकेंसी नहीं दिखाई देती है ना, तब तक तैयारी करने वाली संख्या 0.001% रहेगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें, समझदारी इसी में है। अगर लेवल 2 पात्रता क्लियर है तो फिर क्या करना है आप बताएं। और लेवल फर्स्ट वालों की अगर पात्रता क्लियर है तो सीईटी की ओर मुड़ जाइए। समझदारी इसी में, जीके के टच में रहोगे, पर्यावरण के टच में रहोगे, मैथ्स के टच में रहोगे, आपके तो सारा काम का ही काम का है। नंबर 1। अब बात करते हैं जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है। अब वो अगर लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं और पात्रता क्लियर नहीं, तो मैं यही कहूंगा रीट पात्रता की ओर आप लग जाइए। रीट पात्रता की ओर आप, जो अभी मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से आप पात्रता में क्लियर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और लेवल 2 वाले जो बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया पात्रता की तो तैयारी करो ही करो, लेकिन जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप सेट पर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बोला सर हमें तो इतना समय मिलता ही नहीं है कि हम ये सेट वेट की तरफ जाएं, हम तो नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो फिर मैं उनसे कहूंगा सिर्फ एक ही तरफ ध्यान रखें, सेट को छोड़िए, अपनी पात्रता की ओर ध्यान रखिए। पहले पात्रता अच्छे से कीजिए ताकि आने वाले समय में हम जो है वो पात्रता क्लियर करें तो मुख्य परीक्षा की ओर भी हम जा सकें। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। अब एक चीज और आती है कि सर हमें न्यूनतम मार्क्स क्या चाहिए रीट क्लियर करने के लिए? न्यूनतम मार्क्स क्या चाहिए किसमें? रीट पात्रता परीक्षा में। रीट पात्रता परीक्षा में न्यूनतम मार्क क्या चाहिए? देखो, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको कितने परसेंट चाहिए आप सब जानते हैं। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं 60% मार्क्स चाहिए, यानी कुल 90 अंक आने चाहिए। कितने में से? 150 में से 90 अंक आने ही चाहिए। अब बात आती है ओबीसी, सबसे इंपॉर्टेंट, ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस की। किसकी? ईडब्ल्यूएस। इनके बड़ी दिक्कत आती है। बोला कैसे? इनको चाहिए 55%। अब होता क्या है, ये सुनने में यूं लगता है 82 नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए। नहीं, अगर 55% निकालते हो तो 82.5 समथिंग ऐसा कुछ आता है कि नहीं? तो आप इस चीज को यूं सीधा दिमाग में रखो, भैया अपने को 83 प्लस ही नंबर चाहिए, ये क्यों जाके पॉइंटों में अटकना है। और मैं कहता हूं कौन से 55% यार, तुम 150 में से, अच्छा माइनस मार्किंग है क्या भाई रीट पात्रता में? नहीं है। तो जब माइनस मार्किंग नहीं है तो तुम 90 क्वेश्चन सही करने में तुम्हें जोर आ रहा है, तो फिर तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम मुख्य परीक्षा कैसे क्लियर कर लोगे? है कि नहीं? तो ये एक चीज सोचिए। तो इसलिए 43 प्लस मार्क्स ला सकते हो, तो ऐसी तैयारी तो कम 90 दिमाग में रहना चाहिए। ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी वगैरह सब हाल। अब एससी, एसटी, एमबीसी, इनको सेम वही 55%। सबके, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो। अब मुझे पता है किसी ने कमेंट कर दिया होगा अब तक कि सर आपने एससी, एसटी, एमबीसी का नाम क्यों नहीं लिया। बिल्कुल सही है, एससी, एसटी, एमबीसी इनको भी 55% चाहिए। इनकी अलग से बात करना चाहता था मैं, क्योंकि दिमाग में एससी, एसटी, सर हमारी तो कैटेगरी एससी है, सर हमारे तो, अरे कैटेगरी से बाहर निकलो। ये कैटेगरी जो है ना, बिल्कुल है, आप इसका फायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ते समय, नौकरी के समय, वोट देते समय थोड़ा सा कैटेगरी से बाहर आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब कैटेगरी दिमाग में रखते हैं तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। फिर हम लोग तैयारी करते समय सोचते हैं मारे तो इतना ही चाहिए नंबर, मारे तो इतना ही चाहिए। नहीं,
सीधी सी रखो, हमें टॉप में रखना। अभी आप सेकंड ग्रेड का रिजल्ट देखो, आप फर्स्ट ग्रेड, क्या कैटेगरी के बच्चे टॉप जनरल में काउंट नहीं होते? क्या वो जनरल के बराबर स्कोर नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं। वो भी तो आपकी कैटेगरी के ही बच्चे हैं। तो माइंड में कैटेगरी नहीं रहनी चाहिए। इन सबको चाहिए 55%। तो सर कम किसे चाहिए, अभी बताते हैं। जो आपके विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर जो एक्स सर्विसमैन है ना, इन सबको चाहिए 50%। अगर इनको रीट पात्रता क्लियर करनी है तो इनको चाहिए 50% अंक। अब बात आती है सर इससे भी कम है क्या कोई? है, बिल्कुल है। इससे कम किसको चाहिए? अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 40%। दिव्यांग कैटेगरी वालों को कितने चाहिए? 40% चाहिए। अब इससे कम और क्या मिलेगा? अरे इससे कम भी है। अगर आप सहरिया जनजाति से हो, किससे हो? सहरिया जनजाति से, तो आपको चाहिए 36%। आइए आनंद लीजिए, यही तो है इस देश की खूबसूरती। अगर आप सहरिया जनजाति से हो तो आप 36%। क्यों? क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति, उनके शिक्षा की स्थिति, इन चीजों को देखते हुए उनको यह सुविधा दी गई है। मैं कहता हूं बिल्कुल बढ़िया है, आप आराम से, लेकिन कम से कम इस सुविधा का फायदा तो उठाओ। इस सुविधा का फायदा तो उठाना बहुत जरूरी है ना। आप अगर मान लो आप जरूरतमंद हो तो ये सरकारें जरूरतमंद को फायदा देती है, लेकिन उसका फायदा हमें उठाना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साहब इतने कम दीजिए फिर भी हम रह जाएं, उसमें फिर न सरकार का दोष, न पढ़ाने वाले का दोष, न किसी सिस्टम का दोष। तो और इसके अलावा भी एक चीज और है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या है देखिए, वो ये है एससी कैटेगरी जो नॉन टीएसपी है, नॉन टीएसपी, उनको चाहिए 50, नॉन टीएसपी को चाहिए 55%। समझ आ गई बात? नॉन टीएसपी को चाहिए 55। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो और अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हो तो आपको कितने चाहिए? आप सोच सकते हैं 36। कितने चाहिए? 36 चाहिए। ये आंकड़ा जो है ये आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर हम विज्ञप्ति नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर रीट पात्रता परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो उनको 60% अंक प्राप्त करने, यानी 150 में से 90 अंक प्राप्त करने हैं। और अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी से हो तो आपको 55%, फिर बोल रहा हूं 55% का मतलब 82.5 नहीं, आप तो 83 दिमाग में रखें। अगर आप विडो, डाइवोर्सी या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको रीट पात्रता क्लियर करने के लिए चाहिए 50% अंक प्राप्त करने, यानी 75 क्वेश्चन राइट करने आवश्यक होंगे। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे रीट पात्रता क्लियर करने के लिए। सहरिया जनजाति वाले बच्चों को 36% हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एससी नॉन टीएसपी के बच्चों को 55% ही लाने हैं, लेकिन जो एससी टीएसपी क्षेत्र से हैं उन बच्चों के लिए 36% जो हैं वो हैं। और ये विज्ञप्ति, जो पिछली विज्ञप्ति को ध्यान में रखें तो ये क्राइटेरिया रहता है। तो इसलिए आप अपनी पात्रता परीक्षा को क्लियर करते समय आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, और वैसे रहना तो एक ही चीज चाहिए कि साहब हमें कम से कम 60% से तो ऊपर रहना ही है, तब आपकी रीट पात्रता क्लियर करने में मजा भी आएगा आपको, है ना। तो ये है आपका जो है क्वालिफिकेशन को लेकर। आयु सीमा को लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें आयु सीमा को लेकर झंझट नहीं है। तो अच्छा, अब बात आती है मुख्य परीक्षा। अब बात आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में सीट्स कितनी होगी? मुख्य परीक्षा में सीट्स कितनी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ में एक प्रश्न और उठेगा कि परीक्षा जो है वो कब हो सकती है, दूसरा प्रश्न उठ। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर डीपीसी जल्द से जल्द हो जाती है तो इस सरकार की यह सबसे बड़ी वैकेंसी साबित हो सकती है। संभावनाएं बता रहा हूं मैं। अभी जो मार्केट में चाहे 20,000 चल रहा हो, चाहे 40,000 चल रहा हो, वो सब अनुमानित है। लेकिन अगर डीपीसी हो जाती है
तो याद रखें, इस सरकार की ये सबसे बड़ी वैकेंसी साबित हो सकती है। अगर 40,000 सीट्स भी आती है तो लेवल फर्स्ट वालों, लेवल जो फर्स्ट हैं उनके कम से कम अगर 40,000 सीट आती है ना, तो आप मान लीजिए लेवल फर्स्ट के पास लगभग 20,000 सीट्स जाने की संभावना रहेगी। और लेवल 2 जो है, लेवल 2 के पास भी 20,000 से आती है, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, और एक ऐसे, तो उसमें भी आप जानते हैं कि साइंस मैथ्स की सीट थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है ना, 50 जी 20 रहेगी, उसमें से साइंस मैथ्स वालों की अलग हो जाती है, फिर बाद में अलग हो जाती है। तो यहां तो बढ़ती चलती है, बढ़ती चलती है लेवल सेकंड में तो, लेकिन लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो चांदी ही चांदी है कि नहीं है चांदी? तो सीट्स, मुख्य परीक्षा तो बाद की बातें हैं, फिलहाल तो आपका फोकस रहना चाहिए जो पात्रता पर अगर फोकस है तो मान के चलिए आप मेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। बहुत जल्द हम लगभग जुलाई के स्टार्टिंग में ही रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड को लेकर यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स के साथ एक बहुत बड़ी टीम के साथ उतरेंगे, और आप सबकी तैयारी में हम योगदान तो देंगे ही देंगे, साथ में हजारों सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इस बार एक सपना है, अगर आप लोगों का साथ मिला तो, कि जो पात्रता परीक्षा में हाईएस्ट रैंकर होंगे वो एनडीसी प्लेटफॉर्म के होंगे। अगर आप में है दम तो बिल्कुल जहां हो कम वहां खड़े हैं हम वाली कहावत चरितार्थ करेंगे हम लोग। और आप लोगों को फिर भी कोई जानकारी चाहिए, कोई आपको ऐसा लगता है कि सर इस चीज के बारे में बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम, ताकि हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे या फिर अगला वीडियो बनाकर आपको सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।